हेलो दोस्त। यस, 10th स्टूडेंट। राइट। मेरा नाम है स्पीकिंग चॉक्स। और तुम्हारा नाम? ओह, तुम तो पॉडकास्ट सुन रहे हो, नहीं बता पाओगे अपना नाम। कोई बात नहीं, बट हम तो जुड़े हुए हैं ना। तुम 10th में, मैं 10th में। तुम मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त। पता है मैंने अपनी दोस्ती निभाई कैसे है? मैंने कल रात को आपका पहला चैप्टर, जी तुम्हारी क्लास का पहला चैप्टर रियल नंबर्स पूरा पढ़ के खत्म कर दिया। बड़ा मजा आया यार, बड़ा ही अच्छा चैप्टर था। 3 साल से पढ़ रहा हूँ रियल नंबर पहला चैप्टर, और इस बार भी वही। लेकिन इस बार इंफॉर्मेशन बहुत सारी थी, और क्या बताऊं। पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं तुम्हें पहले से ही सारे चैप्टर्स पढ़ के उनकी प्री क्लास बता दूंगा। क्या फायदा होगा? फायदा तुम्हें यह होगा कि एक तो तुम्हें चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, और अपने आप पढ़ लोगे। हाँ, किसी कोचिंग टीचर की जरूरत नहीं है। और अगर तुम स्कूल गए इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद, तो फिर जाके तो जो धमाल मचाओगे उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। वहां जाके तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी, ऐसी ऐसी क्वेरी पूछोगे कि मजा आ जाएगा तुम्हें भी और सारे दोस्तों को भी। तो शुरू करें। यस, रियल नंबर चैप्टर नंबर 1। और मैं एक बात बता दूं, इस चैप्टर को सुनने के बाद तुम्हें लगेगा कि उफ, ये सब तो मुझे मालूम था। लेकिन जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा तो दोस्त, मुझे लगा कि ओ माय गॉड, इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा चैप्टर। चल शुरू करते हैं। हाँ, एक प्यारी सी शांत सी जगह पकड़ लो और वहां जाके आराम से बैठ जाओ, क्योंकि 15-20 मिनट में मैं पूरा चैप्टर तुम्हारी आंखों के सामने इमेजिन करवा के साफ कर दूंगा, है? मेरा नाम यूं ही नहीं पड़ा, स्पीकिंग चॉक्स। ओके, नाउ शुरू करते हैं। ये कहानी है उन दिनों की जब तुम छोटे हुआ करते थे और तुम्हें बोला जाता था कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो। हाँ, होगी बात ये 4th-5वीं की। थे ना तुम छोटे छोटे, हैं, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे हाथ। नहीं, इतने छोटे भी नहीं थे, ठीक है। लेकिन प्राइम नंबर के बारे में जो तुम्हारी नॉलेज है, आओ मैं थोड़ा उसे और फ्यूल करूं। बड़ी मेहनत की है मैंने, पूरा गूगल कर डाला, हर जगह से छान के निकाली है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सुनो ये मीठी मीठी प्यारी प्यारी ऑडियो केक्स जैसी स्टोरी। ओके, देखो, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के बीच में हम लोग कुछ गेम खेलते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से सोचो और आंख बंद करके इमेजिन करो कि 1 को लिख सकते हो 1 into 1, 2 को लिख सकते हो 2 into 1, 3 को लिख सकते हो 3 into 1, 4 को लिख सकते हो 4 into 1, 5 को लिख सकते हो 5 into 1, 6 को लिख सकते हो 6 into 1। लगता है मुझे मजा आ रहा है। 7 को लिख सकते हो 7 into 1, 8 को लिख सकते हो 8 into 1। इस तरीके से आप सारे नंबरों को नंबर इंटू 1 तो लिख ही सकते हो, है ना। तो इसका मतलब हर नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1। अच्छा, फैक्टर कुछ नया शब्द आ गया। ओके, फिर से समझाता हूं। अगर कोई 2 चॉकलेट आपके पास है और आप चॉकलेट को तोड़ना खोलना नहीं चाहते हो, तो एक एक बच्चे को दे सकते हो, है ना। 2 चॉकलेट एक एक बच्चे, 2 बच्चों को बुला के एक एक दे सकते हो, या फिर किसी 2 चॉकलेट एक ही बच्चे को दे सकते हो, राइट। तो इसे बोलते हैं फैक्टर, यानी कि 2 into 1। 2 2 से भी डिवाइड होगा और 2 1 से भी होगा, 3 3 से भी होगा और 1 से भी होगा, 4 4 से भी होगा और 1 से भी होगा, 5 5 से भी होगा और 1 से भी होगा। तो इसका मतलब दोस्त, हर नंबर के कम से कम 2 फैक्टर तो होते ही हैं, 1 और इटसेल्फ। लेकिन मजे की बात यह है कि कुछ नंबर के 2 ही होते हैं। या तुम्हें बताऊं, 2 का है 2 into 1 और कोई नहीं, 3 का है 3 into 1 और कोई नहीं, 4 का है 4 into 1 और एक और है 2 into 2। दैट मीन्स 4 को 4 into 1 के अलावा 2 into 2 भी लिख सकते हैं। 5 अगेन 5 into 1 ही लिख सकते हैं। 6 को 6 into 1 के साथ 2 into 3 भी लिख सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि या तो नंबर इंटू 1 रहता है और या तो कभी कभी टूट जाता है। तो जो नंबर इंटू 1 रहता है वो तो बड़ा बेसिक नंबर है भाई, सारे नंबर्स ही नंबर इंटू 1 हो सकते हैं, तो उसने कौन सी बड़ी खास बात कर दी। तो वो नंबर तो हुए प्राइम,
ठीक है, प्राइमरी, बिल्कुल बेसिक नंबर। हाँ, वो नंबर हुए प्राइम, जैसे कि 2 इंटू 1 के बारे में बताऊंगा मैं तुम्हें बाद में। अभी सुनो, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 5 इंटू 1, 7 इंटू 1, 11 इंटू 1, ये सारे हुए प्राइम। लेकिन इनके अलावा जो नंबर हैं, जैसे कि 4 2 इंटू 2 भी होता है, 6 2 इंटू 3 भी होता है, 8 2 इंटू 2 इंटू 2 भी होता है। ये सारे नंबर बने हैं इन नंबर से जो कि थे प्राइम। ध्यान से देख लो, 4 को 2 इंटू 2 बोला ना, तो 2 तो प्राइम है। 6 को 2 इंटू 3 बोला, दोनों 2 और 3 प्राइम है। तो फिर क्या माजरा है? इससे पता चला मुझे, मेरी पैनी निगाहों ने देखा तो मुझे पता चला कि भाई या तो नंबर प्राइम है या प्राइम से मिलके बना है। प्राइम से कंपोज हुआ है, कॉम्पोजिट है। यहीं से तो डेफिनेशन आई कॉम्पोजिट नंबर की, कि कॉम्पोजिट नंबर होते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जैसे कि 4 है 2 इंटू 2, 6 है 2 इंटू 3, 12 है 2 स्क्वायर इंटू 3। और जब मैंने बायनोकुलर लगा के ध्यान से देखा तो पास जाके मुझे दिखा कि कॉम्पोजिट नंबर होते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यूनिकली। यूनिकली मतलब 6 का मतलब 2 इंटू 3 होता है और कुछ नहीं, और 2 इंटू 3 का मतलब 6 होता है। हाँ, थोड़ी इंग्लिश उन्होंने और मारी थी, लिखा था यूनिकली बट ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। अरे सिंपल सी बात है, कह रहा है 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 लिख सकते हो भाई। इतना मेरे दोस्त समझते हैं, है ना दोस्त? समझते हो ना इतना कि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 एक ही बात होती है। ठीक है, अभी 10वीं में भी तो आगे हो तुम लोग, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो मैंने देखा तो मुझे इतनी जोर से हंसी आई कि ये क्या हो रहा है। इतनी सी बात जो मैंने तुम्हें 1 मिनट में समझा दी और जो तुम्हें आती भी थी, उसके ऊपर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। कितनी बड़ी थ्योरम लग रही है ना, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसमें लिखा था एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। बाप रे बाप, कितना बड़ा लंबा चौड़ा एकदम इंट्रोडक्शन, और बात सिर्फ इतनी सी कि 12 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 होता है। हाँ, जो आपने 1 मिनट में समझ लिया कि कॉम्पोजिट नंबर प्राइम के प्रोडक्ट होते हैं यूनिकली, है ना? थी ना मजेदार बात? सिंपल सी बात, इतना बड़ा बखान। खैर कोई बात नहीं, मुझे तो कुछ ज्यादा गर्व नहीं है अपने आप पे, लेकिन तुम जरूर सोच रहे होगे कि वाह, इतनी सिंपल तरीके से इसने कैसे समझाया। कोई बात नहीं, मैं अपनी तारीफ करता नहीं हूं। उसके आगे जाके तो क्या हुआ पता है? अब ये कहानी ने मोड़ ले लिया HCF की तरफ। हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अरे बाप रे बाप, मैंने सोचा कि कहीं मेरा दोस्त भूल ना गया हो, इसलिए मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को भी बड़े ही सिंप्लीफाइड तरीके से देखा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता क्या होता है? 2 नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तुम बोलोगे ये तो बहुत ही सिंपल है, किसी भी 2 नंबर को ले लो, 1 दोनों को डिवाइड करता है। हाँ हाँ ठीक है, 1 कॉमन फैक्टर होता है बट हाईएस्ट नहीं होता। तो बड़ा नंबर ढूंढो जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो उसे बोलेंगे हाईएस्ट क्योंकि वो सबसे बड़ा है, कॉमन क्योंकि वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, और फैक्टर क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है। जो डिवाइड करता है उसे फैक्टर बोलते हैं ना। अरे बात तो बहुत सिंपल है। तो भाई मैंने देखा कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, सॉरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लग रही है HCF और LCM निकालने में। अरे क्या मैं तुम्हें LCM नहीं बताया क्या अभी? चलो सुन लो, 2 मिनट लगेगा। LCM सुनने में क्या है? LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 2 नंबर है। अब 2 नंबर अपने अपने पहाड़े बोलेंगे, जैसे कि निकाल लो 6 and 5। तो 6 बोलेगा 6 1 6, 6 2 12, 6 6 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36 and so on। 5 बोलेगा 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। तो ध्यान से सुना हो तो पता चला कि दोनों के टेबल में 30 आया, यानी कि 30 इन दोनों का मल्टीपल है। और यही नहीं कि सिर्फ 30 ही मल्टीपल है, आगे जाके 60 भी आएगा, है ना? तो ये मल्टीपल तो है, कॉमन भी है और लीस्ट है पहला पहला।
जैसे पहला पहला दोस्त मैं तुम्हारा हूं। हाँ, तो पहला पहला मल्टीपल है दोनों का, उसे बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो बहुत आसानी से निकल गया। मैं उस मेथड से बहुत इंप्रेस हुआ, बताता हूं ना अभी तुम्हें। देखो, किसी भी दो नंबर को ले लो, ठीक है, उसका कर दो तुम प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल 6 ले लो, 6 हो गया 2 इंटू 3, है ना, 2 के ऊपर भी पावर 1 है और 3 के ऊपर भी पावर 1 है। अब ले लो 20 ले लोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा, है ना, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो अब क्या हुआ कि 6 को लिखोगे 2 इंटू 3 और 20 को लिखोगे 2 स्क्वायर इंटू 5। बस आपने जहां किया प्राइम फैक्टराइजेशन, हो गई कहानी शुरू। एचसीएफ कुछ नहीं होता है, ढूंढ लो दोनों में कौन सा प्राइम कॉमन है। कौन सा प्राइम कॉमन है? इसमें तो मुझे 2 दिख रहा है क्योंकि 6 में है 2 इंटू 3 और 20 में है 2 स्क्वायर इंटू 5, तो 2 कॉमन है। और इसकी छोटी वाली पावर ले लो तो 2 रेज़ टू पावर 1 है। बस हो गया एचसीएफ, खत्म। 2 नंबर लो, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उन दोनों में से जो कॉमन प्राइम हो उसकी छोटी वाली पावर्स ले लो, वो हो गया एचसीएफ। उसके ऊपर गोला लगा लो, मैं तो बोलूंगा गोला गोला, गोल गोल गोला लगा लो, वो हो गया आपका एचसीएफ। और इसके अलावा जो बचा सबको मल्टीप्लाई कर डालो, हो गया तुम्हारा एलसीएम। है ना आसान? मैं दोस्त ही तुम्हारा हूं बस, ऐसा। हाँ, और कोई दोस्त नहीं मिलेगा ऐसा तुम्हें, ठीक है। तो फिर मैंने देखा कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक जो भी था यार काम की चीज तो है, बुक में ऐसे ही नहीं लिखा है ये सब। उससे तो मेरा एचसीएफ एलसीएम का फंडामेंटल यूं स्ट्रांग हो गया और झटके से मैंने निकाल लिया एचसीएफ और एलसीएम। आगे बढ़ा तो देखा फिर एक पुरानी याद बैठी हुई है दोस्त, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर। आहा, बिल्कुल मुझे याद आ गया सेकंड ग्रेड। वहां पे क्या था कि भाई किसी भी चीज को डिवाइड करो। अब डिवाइड करना किसे नहीं आता? लो मैं तुम्हें एक पुराना एग्जांपल देता हूं। लेट्स से 28 तुम्हारे पास टॉफी है। तुम बड़े हो गए हो यार, 28 टॉफी नहीं लेते। 28 कॉमिक बुक्स हैं। कॉमिक बुक के लिए भी बड़े हो गए हो, लेकिन ठीक है, कॉमिक बुक तो तुम अभी भी पढ़ते होगे। 28 कॉमिक बुक है। अब तुमने उसको 5-5 के सेट में पैक करना शुरू किया। अब 5 की, फिर 5 की, और 5 5 25 तक तो जाओगे ना, लेकिन 3 बचेगी। ये एग्जाम्पल लगता है मुझे गलत हो रहा है, क्योंकि 5 5 दोनों 5 5 आ गए। कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं। 28 है ना, हाँ 6 से करता हूं, तो 6 नहीं यार, उसमें भी 6 4 आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल लेना भी कितना डिफिकल्ट होता है। ले लेता हूं मैं 35 और फिर करता हूं मैं 6 से। ठीक है, इसमें सब कुछ अलग अलग आ रहा है। तो 35 कॉमिक है और आपने 6-6 के पैक बनाने शुरू किए, हर पैक में 6 कॉमिक। तो क्या करोगे? 6 5 30, अब बचेंगी 5, तो 6 5 30। ओहो हो, यहां पे भी अटक गया। कोई एक नंबर क्यों नहीं मिल रहा है मुझे यार? अरे भाई दोस्त, कोई नंबर दो। हाँ, सोचो अपने मन में नंबर। अरे वाह, तुमने तो बड़ा सही नंबर सोचा। तुमने सोचा है 23। और मैं करूंगा उसे 4-4 के पैक में पैक। तो 4 5 20 प्लस 3। अब देखो 23 कॉमिक है तुम्हारे पास और 4-4 के पैक में तुम पैक कर रहे हो। सोचो, इमेजिन करो, 4-4 के पैक में पैक कर रहे हो। वाह, पहला 4 का पैक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 होने पे 20 कॉमिक खत्म हो गई, लेकिन 3 बच गई। तो अब क्या बोलोगे? 23 क्या है? 23 है 4 इंटू 5 प्लस 3। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अब 4 इंटू 5 प्लस 3 बोल ही दिया है, तो इसका भी एक नाम है भाई, इसका भी एक नाम है। 23 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 में 23 तो डिविडेंड है, जिसको तुमने डिवाइड किया था। डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड, काफी धासु नाम है। 4 से तुमने डिवाइड किया था, वो हो गया डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर। 4 इंटू 5 हुआ, तो 5 आ गया आपका कोशेंट, ठीक है। और बचा क्या आखिरी में? 3, जो कि आप पैकेट नहीं बना पाए। अरे भाई, पैकेट क्यों नहीं बना पाए? अरे पैकेट तो 4-4 के बन रहे थे ना, और ये 3 जो है ना, वो 4 से तो छोटा हो गया ना। तो ये जो बचा हुआ है रिमाइंडर, ये हमेशा डिवाइजर से छोटा हो जाता है।
अगर छोटा नहीं होता तो बना देते ना हम पैकेट, है ना भाई। पॉइंट तो है, बोलने की आदत मुझे है नहीं, लेकिन मजा बहुत आ रहा है यार तुमसे बात करके। तो जो ये रिमाइंडर है ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, लेकिन हाँ मैं बता दूं ये जीरो भी हो सकता है, पूरा पूरा भी डिवाइड हो सकता है। तो ये हमेशा जीरो के बराबर या उससे बड़ा होता है, लेकिन डिवाइजर से छोटा होता है। अब ये वाली बात समझने के लिए कौन सा मेरे को 200 साल इंतजार करना पड़ेगा? इतनी बुद्धि तो मुझ में आज ही है। लेकिन इसको इस बुक ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोल दिया। अरे भाई मेरी ये वाली बात तो मुझे बचपन से पता थी, और इसका इतना लंबा नाम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अरे वाह, वैसे लेमा का मतलब मुझे पता नहीं था, मैंने थोड़ा गूगल करके देखा, बाद में मुझे पता चला कि बुक में भी लिखा है। लेकिन लेमा का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट जिसके थ्रू एक और स्टेटमेंट सोच ली जाए, मतलब स्टेटमेंट सच्ची हो और उसकी मदद से एक और स्टेटमेंट को टेस्ट वेस्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो लेमा का मतलब ये होता है। अब इस स्टेटमेंट को जिसमें बोला कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर इज बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट स्मॉलर देन डिवाइजर, इसको बोलता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इसके इस्तेमाल से बना दिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हे भगवान, इतनी छोटी सी चीज से क्या बना दिया यार। लेकिन जब मैंने एल्गोरिथम देखा दोस्त, तो मुझे लगा कि मैं दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा। इतना भी मुश्किल नहीं था, सच बताऊं मुझे बड़ी दिक्कत हुई समझने में मुझे बहुत दिक्कत हुई, लेकिन क्या करूं। चलो तुम्हें आसान शब्दों में समझाता हूं, थोड़ा टेढ़ा है पर मेढ़ा है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ही समझा देता हूं ना, लेमा तो तुम्हें समझ में आ गया। एल्गोरिथम बोलता है कि भैया अगर तुम्हारे पास सपोज करो 225 टॉफी हैं, ठीक है, अब टॉफी ले लेते हैं, और उसके बाद 135 चॉकलेट है। ठीक है, तो 135 चॉकलेट है और 225 टॉफी है। अब तुम्हें इनका HCF निकालना है। भाई HCF कोई सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, मुझे मालूम है तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो। अब सुन लो ना 2 मिनट, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, वो तो बहुत सिंपल है। बताऊं, सिर्फ 225 को 135 से डिवाइड करना है, तो हो जाएगा 135 मतलब 135 1 135 और बचेगा 90। ठीक है, और तो डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि 90 135 से छोटा हो गया है। तो अगले स्टेप में क्या करना है, 135 को 90 से डिवाइड करना है। 90 1 90, बचा कितना 45। अब और तो डिवाइड हो नहीं सकता, रिमाइंडर 45 आ गया। तो अगले स्टेप में 90 को डिवाइड कर देंगे 45 से, और 45 2 90 और रिमाइंडर आ गया 0। वाह, 3 स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया। आखिरी में हमने किससे डिवाइड किया था, 45 से किया था 90 को, तो 45 हो गया HCF। कुछ समझ में नहीं आया ना? मेरा भी यही हाल हुआ था, इसको पढ़ के मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया था। ये हो क्या रहा है ये समझ में आ रहा था, लेकिन क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो फिर मैंने अपने दिमाग के चक्षु खोले और मैंने बोला मेरा दोस्त अगर नहीं समझ पाया तो मेरे होने का फायदा क्या है, और मैं किस काम का स्पीकिंग चॉक्स। तो फिर मैंने इस पर ध्यान लगाया और फिर से इसको किया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये सब जो तामझाम किया है ना, ये बड़े को छोटे से डिवाइड करते रहो, नहीं बड़े को छोटे से डिवाइड करो, ये क्यों किया मैं तुम्हें बताता हूं। इमेजिन करो, आंख बंद करो, 225 टॉफी, 135 चॉकलेट, फिर से बोल रहा हूं 225 टॉफी, 135 चॉकलेट। अब मैं लिखूंगा 225 को 135 प्लस 90, तो टॉफी हो गई 135 प्लस 90, कुछ नहीं बदला है, चॉकलेट अभी भी है 135। अब मैं लिखूंगा चॉकलेट को 90 प्लस 45, टॉफी क्या थी मेरे पास 135 और 90, उस 135 को लिखूंगा 90 प्लस 45, और एक 90 पहले का था, अभी भी कुछ नहीं बदला। अब चॉकलेट दिख रही है 90 और 45 जो कि होता है 135, और टॉफी दिख रही है 90 प्लस 45 प्लस 90, है तो वो अभी भी 225 ही ना। अब मैं 90 को लिखूंगा 45 प्लस 45, तो चॉकलेट हो गई 45 प्लस 45 प्लस 45,
अभी भी 135 है। और टॉफी में भी यही करूंगा तो हो जाएगी 45 प्लस 45 पहले 90 के लिए, फिर 45 प्लस 45 दूसरे 90 के लिए, और एक और 45। अभी भी ये 225 ही है। तो मैंने देखा कि चॉकलेट के नीचे आ गया 45 3 बार, और टॉफी के नीचे आ गया 45 5 बार। वाह, अगर मैं चाहूं तो चॉकलेट 45 45 45 3 बच्चों को दे सकता हूं, और टॉफी भी 45 45 45 45 45 5 बच्चों को दे सकता हूं। तो 45 ने तो दोनों को डिवाइड कर दिया। अरे वाह, यहां से मुझे अपने आप पे हुआ गर्व, और मैंने बोला मैं अपने दोस्त को समझाऊंगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा इतनी आसान सी बात है भाई, इतना मुश्किल भी नहीं है समझना कि ये जो डिवाइड कर रहे हैं ना, ये इसलिए कर रहे हैं कि तब तक तोड़ते जाओ कि दोनों नंबर एकदम एक जैसे नंबर में ना टूट जाएं। वाह 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 वाह, क्या दिमाग लगाया है। कोई बात नहीं, हमने भी दिमाग लगाया और उसको समझ लिया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बाद भाई वो पुराना भूत वापस आ गया। अरे वही यार, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। पिछले साल था 9th में, उसके पिछले साल था 8th में, उसके लीव इट। मैं अपना दर्द नहीं दुखाना चाहता तुम्हें। सुनो मेरी बात, इस बार तो पक्का ये एंड होके रहेगा, क्योंकि रैशनल नंबर के बारे में एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। हाँ याद है ना, रैशनल नंबर 2 तरह के होते हैं, या तो वो टर्मिनेट हो। पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताता हूं। P by Q, Q not equal to 0, P and Q are integers। ये तो हमें रट चुकी है। P by Q मतलब वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले नंबर, और Q not equal to 0 मतलब वो नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता मुआ। अगर वो 0 हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। और P और Q इंटीजर होने चाहिए। हाँ, नहीं समझ में आया? अरे भाई √2 और √3 नहीं होने चाहिए यार ऊपर नीचे। ऊपर 2 3 4 -1 -2 कुछ भी लिखो, नीचे 0 मत लिखो, और रूट से थोड़ा दूर ही रहो। तो फिर रैशनल नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब या तो टर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे कि 5/2 है ना, 2.5 हो गया, खत्म हो गया, खत्म चला गया। और 10/3 जो कि खत्म ही नहीं होता, 3.333333333333333 और फिर लगाना पड़ता है 3.3 बार। तो कभी कभी तो खत्म हो जाते हैं और कभी कभी खत्म नहीं होते, और जब टर्मिनेट नहीं होते हैं तो फिर रिपीट करते हैं, तो रैशनल नंबर होते हैं। अब इन्होंने समझा दिया बुक में कि भाई कैसे पता लगाएं कि टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। अरे मुझे तो बड़ा मजा आया भाई, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तो नहीं, लॉजिक नहीं बताऊंगा, पहले मैं ये बता देता हूं कि लॉजिक काम कैसे करता है। देखो, अब तुम सपोज करो कि तुम्हारे पास है एक चॉकलेट जिसके अंदर है 10 पीस। अब तुम 2 दोस्तों में दो बांट दो, से आराम से बांट दोगे। 5 भैया तू ले ले, 5 आप ले लीजिए, ठीक है, हो गया। अब 5 दोस्तों में बांटो भैया, 2 2 2 2 2 बांट दो, खत्म हो गया, 5 में बढ़ गई। लेकिन अगर तुमने यही एक्सरसाइज 3 लोगों के साथ करने की कोशिश की तो क्या होगा देखते हैं। अब तुमने दिया पहले दोस्त को 3 पीसेस, दूसरे को 3 पीसेस, तीसरे को 3 पीसेस, बचा 1 पीस। मेरे को दे देना ये वाला, मुझे पता है तुम नहीं दोगे। तो एक जो पीस है, इसको अगर हमने बड़ा करके देखा तो इसके अंदर भी 10 पीस थे छोटे छोटे। डेसिमल सिस्टम की बात कर रहा हूं, बाद में समझाऊंगा ये। उस छोटे से पीस के अंदर भी 10 पीस थे। फिर तुमने दिया 3 3 3, फिर बच गया एक छोटा पीस। उस छोटे पीस को बड़ा करके देखा, उसमें भी 10 छोटे छोटे पीस थे। 3 3 3, फिर बच गया एक पीस। 3 3 3, फिर बच गया एक पीस। 3 3 3, फिर बच गया एक पीस। तो ये खत्म नहीं हो रहा है ना, समझे कुछ क्या कह रहा हूं? हाँ, अरे भाई डिनोमिनेटर में 2 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 5 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 2 और 5 दोनों आ जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पावर लेके आ जाए कोई दिक्कत नहीं, बट इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा नीचे 3 7, अरे कोई भी और दोस्त आया तुम्हारा तो वाट लग जाएगी। हाँ, सॉरी फॉर माई मिसबिहेविंग। दोनों में से 2 और 5 ही होना चाहिए डिनोमिनेटर में, इसके अलावा कोई भी नंबर आया तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो इंग्लिश में लिखा है वहां पे दैट द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m into 5 raised to power n, where m and n are whole numbers। मतलब 2 और 5 की फॉर्म में ही होना चाहिए। होल नंबर मतलब m और n 0 भी हो सकते हैं, मतलब अगर 2 ना हो तो भी चलेगा, सिर्फ 5 हो, 5 ना हो तो भी चलेगा, सिर्फ 2 हो, दोनों हो तो भी चलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ हुआ तो फिर वो टर्मिनेट नहीं होगा।
वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। और आखिरी पड़ाव मेरे को तो बस दर्द ही दे गया, क्योंकि इसका इंतजार तो मैं पिछले 3 क्लास से कर रहा था। इर्रेशनैलिटी का प्रूफ, कि बताओ कि √2 इर्रेशनल है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इर्रेशनैलिटी का प्रूफ वैसे ढूंढने जाता कि भाई मैं उसे डिवाइड करता और बोलता ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। हाँ, इर्रेशनल नंबर वो होते हैं ना जो ना टर्मिनेट करते हैं ना रिपीट करते हैं। हाँ, रैशनल होते हैं जो टर्मिनेट करते हैं या नहीं करते तो रिपीट करते हैं, लेकिन इर्रेशनल होता है ना टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है। अब जब रिपीट करेगा नहीं वो, तो मैं कब तक डिवाइड करता रहूंगा उसे, ये देखने के लिए कि रैशनल नंबर है नहीं है, इर्रेशनल है, कैसे पता चलेगा मुझे? मैं तो थक गया था। लेकिन इस क्लास में मुझे पता चला कि एक प्रूफ भी होता है। सिंपल सी बात है, √2 को मान लो a/b और मान लो कि a/b रैशनल नंबर है। अब अगर वो रैशनल नंबर है तो फिर उसके ऊपर नीचे सारे कॉमन फैक्टर काट दो, मतलब वही 4/6 है तो उसे 2/3 लिख दो। हाँ, 2 कॉमन लगा के, सो 2/3 लिख दो और उसके बाद कुछ करो और फिर बाद में पता चल जाता है कि भाई वो रैशनल नहीं है, वो कोप्राइम, वो जो भी थे ऊपर नीचे वाले उनके बीच में एक और नया निकल के आ गया है, नया नंबर। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लाइव क्लास में समझा दूंगा। वरना स्पीकिंग चॉक्स, S एट द एंड, SPEAKING CHALKS, S एट द एंड, एंड्रॉइड ऐप में डाउनलोड कर लो और मेरे NCERT के सारे सॉल्यूशन देख लेना। ऐसा समझाया है ना इर्रेशनल नंबर के प्रूफ को कि मजा ना आ जाए तो बताना। ऐसे नहीं पड़ा मेरा नाम, स्पीकिंग चॉक्स।